Hello, welcome back to Zen Study. So here we are with our new lecture discussing about the significant topics of everyday's newspaper. तो आज के अखबार में जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है इट इज़ अबाउट हेमा कमेटी रिपोर्ट और उसके साथ क्या क्या एक्शन लेने का कमिटमेंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। और कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, दोज पीपल हैव रिजाइंड बेस्ड ऑन सम एलिगेशन जो उन पर लगाया गया ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो हम इस इशू को एक डेप्थ में देखेंगे और कैसे इसमें लॉ एथिक्स का एक पार्ट आता है समझने के लिए, और कैसे ये वुमेन सेंटर्ड इशू बन जाता है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो न्यूज़ है सेक्सुअल अब्यूज चार्जेस, केरला फिल्म एकेडमी चेयरमैन स्टेप्स डाउन एंड एक्टर्स क्विट्स फ्रॉम फोरम्स पोस्ट। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि 2017 में हुआ था, उसके बाद ये कमिटी बनी बेस्ड ऑन द डिमांड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव। ये एक सोशल ग्रुप था अमंग्स फॉर द विमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बाद ये एक कमिटी बनती है बाय द गवर्नमेंट, और उस पर कमिटी को ये चार्ज दिया जाता है टू नो ऑल द थिंग्स दैट विमेन आर फेसिंग इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, और क्या क्या इश्यूज हैं दे फेस रिलेटेड टू द एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट या फिर इंफॉर्मेटिव्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। तो ये रिपोर्ट 2019 में सबमिट होता है और इस पे हमेशा ये डिमांड रहता था कि इसे पब्लिक किया जाए, बट बहुत सारे डिमांड्स, काउंटर डिमांड्स थे कि बहुत सारे विक्टिम्स के नाम पब्लिक कर देगा। तो ये रिपोर्ट अब जाके पब्लिक हुआ है आफ्टर हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट सेड इन इट्स जजमेंट कि इट शुड बी मेड पब्लिक। पहले तो ये डिमांड भी था कि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम उठ जाएगा, इसीलिए इस चीज को दबाया भी गया, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट था तो इसीलिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कल्यूजन का एलिगेशन लगाया जा रहा है कि द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस सिंडिकेट रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस। सो इसी कारण से द गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग द कमिटीज रिपोर्ट। तो हम लोग इसको ओवरऑल एज एन एस्पिरेंट देखेंगे कि कैसे इस चीज को प्रोमिनेंट पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द होल कमिटीज रिपोर्ट, और कैसे वो अपना पोजीशन को अब्यूज करते हैं फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो हेमा कमेटी का रिपोर्ट डिटेल में बहुत सारा बात बताता था, लाइक देयर वर लाइक इनसफिशिएंट टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन द ऑन द सेट ऑफ अ मूवी, या फिर ड्रंक मेन फोर्सिंग देमसेल्व्स अपॉन द वुमेन या फीमेल एक्टर्स। और ये सेक्सुअल परवर्जन का बहुत ज्यादा रिपीटेटिव इंस्टेंस शी हैज नोटेड, द हेमा कमेटी रिपोर्ट हैज नोटेड। तो हम लोग इससे ये देखते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व है दे आर अब्यूजिंग देयर स्ट्रेंथ, देयर पावर, और ये पूरा सिंडिकेट की तरह ये सिस्टम काम कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए कि ये तभी उजागर हो पाए बिकॉज अ कलेक्टिव, विमेन्स कलेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट हाईलाइटेड दिस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे हम लोग ये देखते हैं कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट भी है कि विमेन इन विमेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दे कैन क्रिएट ए कलेक्टिव एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द वनरेबल फीमेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इफ लीड फीमेल एक्ट्रेसेस आर अब्यूज्ड, व्हाट वुड द कंडीशन ऑफ फीमेल इन द इंडस्ट्री, जिनको हम लोग कभी पर्दे पे देखते ही नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है सिस्टम का, या फिर लोग अब्यूज करते हैं सोशल स्टैंडिंग खुद का, और इसके चलते दे अब्यूज द राइट ऑफ द अदर फीमेल को स्टार्स या फीमेल पार्टनर्स इन द मूवी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इट इज रिलेटेड टू यूक्रेन एंड इंडिया। तो जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की while meeting with the India media persons from India has said few things, and he has highlighted India's role कि इंडिया कैसे इस रोल में पार्टिसिपेट कर सकता है इन द पीस प्रोसेस। तो जेलेंस्की रेड फ्लैग्स बैलेंसिंग एक्ट, तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज हाईलाइटेड कि ही हैज टू बैलेंस बिटवीन यूएसए द वेस्ट एंड रशिया
फॉर कमिंग टू अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो रशिया का अपना आर्ग्यूमेंट है कि यू हैव टू गिव द राइट्स टू द रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, या फिर यू आर अब्यूजिंग, द स्टेट इज अब्यूजिंग ओवर या ट्रैम्पलेटिंग द राइट्स ऑफ द रशियन स्पीकर्स। सो इसीलिए वॉर है टू प्रोटेक्ट दोज इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव देयर लाइफ या उनका स्टैंडिंग इन यूक्रेन। और वेस्ट इज ट्रीटिंग एज इफ इट इज अ टेरिटोरियल फाइट बिटवीन टू नेशंस, रशिया एंड यूक्रेन। तो इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो वेस्ट नहीं देख रहा है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन इंटरेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट रशियाज इन्फ्लुएंस इन यूक्रेन, जो कि थोड़ा हार्ड है बिकॉज रशिया इज अ बिग नेशन एज अ सिविलाइजेशन। इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट इन यूक्रेन, और यूक्रेन का मे बी 25% ऑफ पॉपुलेशन हैज रशियन ओरिजिन्स। तो वेस्ट इसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से देख रहा है, बट यूक्रेन एंड रशिया दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ Ukraine particularly is thinking in terms of territorial integrity, but it knows the grievances of Russia and the Russian speaking population in Ukraine. So ये balancing का action President Zelensky has highlighted. He has to balance between US and the Russia. So he has highlighted कि इंडिया का पार्टिसिपेशन इस पीस प्रोसेस में would aid him in this balancing act and divert from these opposing views between Russia and the West. अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या रिpercussions या फिर कैसे इंडिया इसमें रोल प्ले कर सकता है, और क्या क्या Zelensky has highlighted in his interaction with the media person. तो Ukraine has said Ukraine is open to peace summit in India. There are पीस समिट वहीं होता है जहां जो कंट्री न्यूट्रल हो इन द वॉर, और इट इज फ्रॉम इन अ थर्ड कंट्री। जैसे कि यूरोप में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सिंस लाइक फॉर सेंचुरीज, स्विट्जरलैंड इज ऑब्वियसली द प्लेस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। ऐसे ही जब पैलेस्टाइन और इसराइल या फिर इसराइल और अरब नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो यूरोप में उसका पीस नेगोशिएशंस या डिस्कशन होता था। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एवर, इफ इट हैपेंस, इफ इट पॉसिबली कैन हैपन, कि यूरोप में कोई वॉर हो रहा है और उसका पीस समिट ग्लोबल साउथ में हो और स्पेसिफिकली इंडिया में हो। और ग्लोबल साउथ की बात जेलेंस्की ने भी हाईलाइट की है कि ग्लोबल साउथ में हो, इट विल बी अ गुड थिंग बिकॉज दीज countries are becoming important. He has highlighted कि there is a discussion to engage in peace negotiation in Saudi Arabia, India, etc. So Zelensky has highlighted that India has committed that respect for territorial integrity on Russia's side होना चाहिए, and simultaneously he has highlighted about India's contribution to Russia's economy. हम लोग जानते हैं कि रशिया का इकोनॉमी उतना बड़ा नहीं है, सो रशिया में बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अमेरिका वुड बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड वेरी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। दुनिया में बाकी सारे जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनका इकोनॉमी मोर और लेस सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंट होता है। टेक इट सऊदी अरेबिया, टेक इट वेनेजुएला और रशिया। रशिया का इकोनॉमी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहता है, तो whoever buys रशियन ऑयल, इट इज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वॉर एफर्ट ऑफ रशिया। यही प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से डिस्कशन में हाईलाइट किया, और इस डिस्कशन में ये बात उठा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज हाईलाइटेड द एनर्जी मार्केट्स एंड एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया, एंड अगर इस चीज को कम किया जाए तो इसका बेस्ट ऑब्वियस तरीका है कि यू शुड स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट एंड गो फॉर डायलॉग, डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब एक ग्रेट इनिशिएटिव अलाउइंग फार्मर्स टू परचेज क्वालिटी सीड्स फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल, जो कि अब इंटरनेट पे है। हम लोग जानते हैं कि अगर वी वांट टू हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो बेसिक 3 चीजों पे फोकस करना होता है। पहला है क्वालिटी सीड, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इरिगेशन, जिसमें एनर्जी
जिसमें सप्लाई, इन सब चीज़ों पे फोकस करना होता है, और तीसरा है मार्केटिंग। तो when it comes to quality seed, research in this field is we have that potential, but बहुत सारा सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है बढ़िया सीड इवेंचुअली लास्ट माइल, लास्ट फार्मर के पास नहीं पहुंच पाते, और उसमें बहुत सारे नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं, सो दैट गुड क्वालिटी सीड, हायर प्रोडक्टिविटी सीड्स वुड रीच द फार्मर्स। बट ऐसा अभी तक बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए government body NSC would be taking the seed right from the laboratory, creating the seed and delivering it to the farmer. इससे ये होगा कि जो रिसर्च है वो would reach to the last farmer, जो लास्ट किसान है उसके पास ये पहुंच पाएगा गुड क्वालिटी सीड। एक्चुअली ये काम कृषि विज्ञान केंद्र का होता है या कृषि विकास केंद्र का होता है, जहां पे ये सारे इंस्टीट्यूशन फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय वेरियस अदर फैसिलिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल इरिगेशन में और इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, या फिर अगर ये सीड का अगर आप ये क्रॉप उगा रहे हैं तो इसका 5 डिफरेंट वेराइटीज है, हर वेराइटी का एक अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होगा, हर एक का मार्केट वैल्यू अलग होगा, तो ये डिसीजन मेकिंग में एड करता है। बट ये जो इंस्टीट्यूशन है इट इज फार स्ट्रेच्ड, तो सारा इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे आ जाए तो फार्मर को डिसीजन मेकिंग में और एक्सेस टू दोज क्वालिटी सीड वुड बी इनहांसिंग एंड इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आईआर से रिलेटेड, इंडिया विल बी हाईलाइटिंग दैट around 100 of Indians are stranded at a Brazilian airport because of some diplomatic issue, not between India and Brazil, but travel papers और allegations जो लग रहे हैं इनके कारण। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे ये चीज़ यहाँ तक पहुंची और क्या इसके रेक्टिफिकेशन है और इसका बेस रीजन, मेन रीजन क्या है। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि लॉट ऑफ इंडियंस are trying to move to US, but they don't possess the skill and the capacity to acquire green card और H1B visa, जो कि प्रोफेशनल वीजा होता है to work in the US. तो those people are taking illegal route to enter US, जिसको हम लोग डोंकी रूट भी कहते हैं। और डोंकी रूट के कारण बहुत सारे जो ये सिंडिकेट्स हैं, ये जो लोग हैं जो कि ये ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हैं, एंड दे पिक एंड चूज पीपल जो कि अलग अलग रूट से इवेंचुअली वुड रीच टू अमेरिका। तो हम लोग ये देखते हैं कैसे ये सारे सिंडिकेट काम करता है। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बार सुना है। रशिया में भी जो हमारे यूथ फंसे हुए थे, दे वर प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी अलाउड टू एंटर इनटू ईयू थ्रू यूक्रेन। दे विल बी पोजेसिंग एंड एज अ यूक्रेनियन सिटीजन फ्लीइंग फ्रॉम द war zone of Ukraine. तो these people would suggest that कि आप इंडिया से यूक्रेन आ जाएं और वहां पे you will be allowed to enter. But eventually वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ में पड़ जाते हैं and they end up working for the Russian military. तो ये किस्सा हम लोगों ने बहुत बार सुना है और ये अलग अलग रूट्स के लिए होता है। कुछ लोग थाईलैंड से भी जाते हैं अमेरिका, कुछ लोग गल्फ से भी जाते हैं। देयर आर मेनी रूट्स, बट जो सबसे प्रोमिनेंट रूट है वो साउथ अमेरिका का है, क्योंकि साउथ अमेरिका हैज़ अ लैंड बॉर्डर फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्रू मैक्सिको। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अमेरिका का जो लीगल इमिग्रेशन पॉलिसी है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और बहुत कम एवेन्यू बच जाता है टू एंटर अमेरिका। और उनका साइमल्टेनियसली जो इलीगल इमिग्रेंट का जो अलाउ करने का पॉलिसी है वो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा उसमें नेग्लिजेंस दिखाया जा रहा है। ये एलिगेशन है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का। तो बहुत सारे माइग्रेंट्स वो ट्रैवल टू सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका टू मैक्सिको एंड थ्रू देयर टूवर्ड्स द सदर्न बॉर्डर ऑफ यूएसए, और वहाँ से वो यूएस में एंटर कर जाते हैं। यूएस में एंटर करने के पहले दे आर रिक्वायर्ड कि वो असाइलम का एक डॉक्यूमेंट पोजेस कर ले। तो बहुत सारे इंडियंस, ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, बहुत सारे इंडियंस जो ब्राज़ील या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पहुंचे हैं या फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज पहुंचे हैं, दे आर डिमांडिंग, दे आर रिक्वेस्टिंग टू दैट दे शुड बी ग्रांटेड असाइलम इन दोज कंट्री। और ये स्पेसिफिकली इंडिया का नाम नहीं आया है, सिंपल स्टेट किया गया है फ्रॉम एशियन कंट्रीज, जिसमें वियतनाम,
चाइना, इंडिया, फिलीपींस, इन सब का भी नाम है। तो हमें देखते हैं कि कैसे ये सारे इशू एक वेस्ट जाने का, वेस्ट में सेटल होने का, और इवन इफ यू डोंट पोजेस स्किल, इसका ये ड्रीम के कारण हो रहा है। और दूसरा, अमेरिका का जो वीक पॉलिसी है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, ये भी इसका एक मेजर रीजन है। अब वेस्ट एशिया का एक न्यूज जिसमें हिजबुल्लाह हैज ट्राइड अटैकिंग इजराइल एंड इट में इन्फ्लेम द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन हमेशा ईरान, हिजबुल्लाह या ईरान के प्रॉक्सीज और गाजा में चलता रहता है। तो दिस इज सीरियस बिकॉज दिस इंस्टेंस इज सीरियस बिकॉज लेबनान में इतना बड़ा लेबनान के साइड से इतना बड़ा अटैक बहुत दिनों के बाद हुआ है या बहुत सालों के बाद हुआ है। तो मे बी द टेंशंस माइट एस्केलेट एंड इट वुड लीड टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोग जो न्यूज़ पढ़ेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट जुडिशियल बैकलॉग और जुडिशरी में कैसे कैसे केसेस बैकलॉग है। तो एक न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट 30 years एंड काउंटिंग एंड लुक एट द ओल्डेस्ट केसेस वेटिंग ट्रायल एट दिल्ली कोर्ट्स। और उसमें जो सबसे स्टार्टलिंग फैक्ट है कि अराउंड 60% द केसेस आर ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। दैट एसेंशियली मीन्स इज कि प्रोसिक्यूशन जो स्टेट होता है, जो पुलिस होती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ एविडेंस टू स्टार्ट द ट्रायल और प्रोसिक्यूट द पर्सन जिसके अगेंस्ट जो अक्यूज्ड है इस केस में। और दूसरा, जो सबसे पहला ही लाइन था उसमें ये पता चल रहा था कि द मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस आर अमंग्स द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि एलिगेशन ये था कि दे आर यूजिंग देयर पोजिशन ऑफ पावर टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेस ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये एलिगेशन दिखता है। तो हम लोग ये देखते हैं, पहला तो ये है कि पीपल अब्यूजिंग देयर पावर या पोजीशन ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, और दूसरा है कि 60% ऑफ द केसेस इन्वेस्टिगेशन लेवल पे ही अटका हुआ है। तो व्हेन वी थिंक अबाउट कि जुडिशियल डिले, तो उसमें मे बी या फिर इस डेटा से तो ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ही इतना स्लो या इतना इनकॉम्पिटेंट या इनएफिशिएंट है कि वो ट्रायल फेज में पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जुडिशियल डिले तो होना ही है। तो इट शोज कि इनएफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इवन द केस वेयर एसबीआई इज अ पार्टी या इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का है, CBI is also not able to prosecute the person because lack of evidence या evidence produce, quality of evidence produce नहीं किया जा रहा है, so the trial is awaited। तो अगर मैं जुडिशियल बैकलॉग की बात करें तो इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, श्योर इट इज़ अ रीज़न। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ये करेंगे वो जुडिशियल प्रोसेस में है कि जुडिशियल प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। मे बी सारे रिस्ट्रिक्शन की 60 days में चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए, 90 days में, बट ये सब उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे सीरियस केसेस होते हैं। और दूसरा है कि चैलेंज टू जजमेंट, ये एलिगेशन हमेशा लगाया जाता है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट से जो जजमेंट आ गया है, इट हैज़ टू बी, या सिविल कोर्ट से, लोअर कोर्ट से जो जजमेंट आ गया, वो हमेशा ही चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। इसका रीज़न ये देता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये देते हैं कि बहुत सारे जजमेंट ऐसे दिए जाते हैं जो कि लीगली चैलेंज किए जा सकते हैं। मतलब जजमेंट का रैशनल ठीक है, बट उसमें जो लिखने का तरीका है, इट इज़ नॉट एफिशिएंट, नॉट प्रॉपर। सो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हायर जुडिशरी के पास, हाई कोर्ट के पास जाना ही पड़ता है। और सबसे ज़्यादा बैकलॉग हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में ही है। सो जुडिशियल प्रोसेस में जुडिशियल एफिशिएंसी ऑफ जजेस ऑफ द लोअर कोर्ट हैज टू बी रेक्टिफाइड सो दैट लोअर कोर्ट में ही प्रॉब्लम या फिर एलिगेशन कंप्लीट हो जाए और वो नेक्स्ट स्टेप में हाई कोर्ट के पास केसेस ना पहुंचे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केसेस होते हैं और बैकलॉग होने का चांसेस वहां सबसे ज्यादा है। अब डिसेबिलिटी पे एक एडिटोरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटलाइटनिंग है एंड यू शुड रीड इट। तो व्हाट वी नो अबाउट द पीपल फॉर डिसेबिलिटी, उनके साथ क्या क्या उनके राइट्स के लिए इंप्रूव करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए क्या लॉज एंड पॉलिसी हम लोग सब जानते हैं। तो लॉज एंड पॉलिसी आर इन प्लेस फॉर इनेबलिंग लाइफ फॉर द डिसेबल्ड पीपल। उसके बाद अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है रिसेंट ईयर्स में कि दिव्यांगजन का टर्मिनोलॉजी आया है। उसके बाद पूरा प्रोसेस, एक पॉलिसी सुगम्य भारत, जहाँ पे डिसेबल्ड पीपल के लिए, एक दिव्यांगजनों के लिए पब्लिक स्पेसेस को यूज करने के लिए अलग अलग एफिशिएंट वे बनाए गए हैं सो दैट दे कैन एक्सेस द पब्लिक स्पेसेस।
अब यहाँ पे जो राइटर हैं ही इज हाईलाइटिंग अबाउट अ फैक्ट कि एम्पैथी एट ऑल लेवल्स इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन। बहुत सारे ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें वी थिंक इन द प्राइम कस्टमर्स जो कि एबल्ड बॉडी लोग हैं जो देख सकते हैं, सो उनके पास वो सारे टूल्स, वो सारे पैकेजिंग में वो सारे लेबल्स नहीं होंगे जो कि डिसेबल्ड लोग यूज कर पाएं या देख पाएं कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं दे हैव टू डिपेंड ऑन समबडी टू एंजॉय देयर लाइफ। तो यही चीज एम्पैथी बता रही है कि वी हैव टू, क्योंकि गवर्नमेंट तो सब जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती लॉ रेगुलेशन बनाने के बाद इट्स जॉब इज डन। So we have to be aware when you are creating anything or we have any social interaction, we have to have empathy and recognition of the ability of the people who are not able as we are. तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों से ही अगर हम लोग ये अवेयरनेस दिलाएं कि वी हैव टू थिंक इन द कि हमारे से कम एबल्ड लोग भी हैं, तो वी हैव टू बी केयरिंग एंड वी हैव टू मेक लाइफ इजियर फॉर देम। वर्क प्लेस में भी सेम, एक्सेस टू जॉब्स और पोजीशंस इट शुड बी मेड एक्सेसिबल टू देम। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस, सोशल इंटरेक्शन, मार्केट्स शुड बी मेड एक्सेसिबल टू दीज पीपल। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट। हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मच टाइम वी स्पेंड फॉर एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स, बट एंटरटेनमेंट का सेक्टर भी उनके लिए, एंटरटेनमेंट का भी जो एवेन्यू है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स एंड सर्विसेज जो हैं या फिर मीडिया कंजम्पशन भी है वो मोस्टली टारगेटेड किया जा रहा है जो एबल्ड बॉडी लोग हैं। तो इसीलिए वो चीज़ उनके लिए भी एवेन्यू रिस्ट्रिक्ट करती है टू हैव एन इंजॉयबल लाइफ एज वी आर हैविंग। उसके बाद कंज्यूमर आइटम्स में भी ये रिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मार्केटिंग गुड्स या फिर मार्केट भी। इनफैक्ट जो सुपर मार्केट्स होते हैं हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, वहाँ पे जो आइल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टैंड्स होते हैं, पीपल आर इनकेपेबल ऑफ एक्सेसिंग देम। तो अगर हम लोग डिसेबल्ड पीपल के बारे में सोचें तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्पायर कर रहा है टू हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन अमंग्स देम इन सोशल, पब्लिक, इकोनॉमी एंड लेजर। तो पहले तो सिर्फ उनको राइट्स ग्रांट किया था, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट क्योंकि सोसाइटी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है तो वी हैव टू थिंक इन दीज थिंग्स कि लेस एबल्ड पीपल के लिए सोशल, पब्लिक, इकोनॉमिक, लेजर इनकलकेट किया जाए इन अ वे दैट दे शुड बी इक्वली एंजॉयिंग द लाइफ एज वी आर। अब डिफेंस मिनिस्टर का विजिट है यूएस का एंड ही हैज विजिटेड अ सबमरीन टेस्टिंग फैसिलिटी। अब इससे हम लोग ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए हो जाता है बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू बी अ नेवल पावर बियॉन्ड इट्स रीजन। इंडियन ओशन रीजन में उसका कैपेबिलिटी बढ़ाना है बिकॉज चाइनीज स्ट्रेस बहुत है हमारे रीजन में। तो वी शुड क्रिएट अ सिमिलर फैसिलिटी और इसकी नीड है बिकॉज अगर हम लोग सबमरीन खुद से बना रहे हैं तो वी हैव टू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज। सो नेवल आर्मामेंट के लिए, नेवल प्रोडक्शन के लिए वी शुड हैव ऑल दोज फैसिलिटीज। तो ये सब नो हाउ कहाँ से आएगा? जो उन कंट्री से आएगा जो ये पहले से कर चुके हैं, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका। तो इंडियन ओशन रीच हैज टू बी इंक्रीज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर इंटरेस्ट। हमारा ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रीजन में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नेवल फोर्सेस को, नेवल कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन होना चाहिए। और सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग फ्रांस और रशिया पर डिपेंड करते हैं। फ्रांस यहीं पे सबमरीन बना रहा है, फ्रांस की कंपनी। और रशिया से जो हमारा नेवल आर्मामेंट था वो मोस्टली लीज था, जो पुराने सोवियत सबमरीन्स थे वो रिफिट करके, रिफर्बिश करके हमें यूज करते हैं। तो वी हैव दीज टू काइंड्स ऑफ सबमरीन। और नेवल टेक्नोलॉजी में अभी इंडिया और यूएस में इंप्रूवमेंट है, जैसे पोसाइडन एयरक्राफ्ट और ये सारे नेवल टेक्नोलॉजीज इंडिया इंपोर्ट करेगा बिकॉज नेवल पावर में ओनली कंट्री दैट कुड बी सेड एज अ ब्लू वाटर नेवी वो अमेरिका ही है, और उसके पास नेवल आर्मामेंट बहुत ज़्यादा है टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। और हमें ही उनके साथ अलायंस या टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा टू इम्प्रूव आवर कैपेबिलिटीज। अभी आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गौरव वल्लभ के द्वारा है, और ही इज हाईलाइटिंग अबाउट मुद्रा स्कीम और कैसे मुद्रा 2.0 में वो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। तो देयर आर सम फैक्ट्स, और इससे हमें पता चलेगा कैसे एक पॉलिसी जो कि बहुत डिलीजेंटली बना था बट
एवरी पॉलिसी वुड हैव सम शॉर्ट कमिंग्स, और अगले स्कीम में इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड सो दैट उसका अल्टीमेट एम तक वो पहुंच पाए। तो पहला है, ही हैज हाईलाइटेड कि सबसे पहला तो इशू ये है कि हमारे जो माइक्रो एंटरप्राइज उसका दो सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो लो कैपिटल एक्सेस, कैपिटल है ही नहीं, है तो बहुत कम है, और एक्सेस भी नहीं, क्रेडिट एक्सेस बहुत कम है। और दूसरा है मार्केट एक्सेस, जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बनाते हैं इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग खरीद पाए तो उनका अर्निंग्स बढ़ पाए। तो ये बहुत दो बड़ा चैलेंज है कि उनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत कम होता है या फिर कैपेबिलिटीज ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर इंटीग्रेटेड वेल इनटू द मार्केट, और उनको स्टिफ कंपटीशन मिलता है अमंग्स द बिग प्लेयर्स। तो हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ मुद्रा 1.0। तो अमाउंट जो डिस्पर्स किया गया है वो 27 लाख करोड़ है, और उसके बाद 69% ऑफ मुद्रा लोन्स आर गिवन टू वुमेन, और 51% ऑफ द लोन्स वेयर डिस्पर्स टू ओबीसी एंड एसटी एसटी। तो जो सबसे इनकेपेबल पॉपुलेशन था हमारे देश का, it has given them capital to do their own business, to perform their own business and produce goods and services so that they can improve their quality of life। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है कि मेन एजेंडा था टू फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ दीज पीपल। बहुत दिनों से हम लोगों के देश में ये इकोनॉमिक थ्योरी था कि देयर शुड बी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कुछ सेक्टर्स बढ़ेंगे और उससे ज़्यादा जो बेनिफिट आएगा उससे जो टैक्स कलेक्ट करेगी सरकार, वो जो नीचे के गरीब लोग हैं उनमें उनको इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए वो पैसा स्पेंड किया जाएगा। तो इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण इंप्रूव करने का एक आइडिया था, बट वो आइडिया इवेंचुअली उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो क्यों ना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को उनको डायरेक्टली एम्पावर किया जाए, ये मेन पर्पस था मुद्रा योजना का। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या लैकुना देखा गया मुद्रा 1.0 में। तो पहला है कि 10 डिस्ट्रिक्ट जो टॉप के थे दे एक्सेस 26,000 करोड़। ये उतना ही है जितना लास्ट के 318 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला। दैट एसेंशियली मीन्स कि टॉप के 10 में जितने पैसा बटा उतना ही लास्ट के 300 डिस्ट्रिक्ट में बटा। तो इससे दिखता ये है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट से 318 जो कि या तो गांव के थे या फिर मेन शहर से बहुत ज्यादा दूर थे या रिमोट इंडिया में सिचुएटेड थे। तो ये लास्ट के 300 डिस्ट्रिक्ट वही है। तो और जो 2-3 लोन के टाइप से उसमें किशोर एंड शिशु में 75% ऑफ द लोन आर एनपीए। इट शोज लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, क्योंकि अगर आप लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं तो जिस पर्पज से आपने लोन लिया था इट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम द लोन। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल माइट गेट कैपिटल समडे, बट उनके पास बिजनेस नॉलेज बहुत दिन के बाद डेवलप होता है आफ्टर हिट एंड ट्रायल। और ये एंटरप्राइज वैसे हैं जो कि बहुत छोटे किसी छोटे शहर में बने हुए थे। तो ये दिस शोज की लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज, ओनली 27% ऑफ द कंट्री हैज फाइनेंशियल नॉलेज। तो फाइनेंशियल नॉलेज दिखता है कि क्योंकि 27% ऑफ पॉपुलेशन 1/4 से भी थोड़ा ज्यादा डज नॉट हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये चीज तो माइक्रो एंटरप्राइज में भी दिखेगा कि बहुत सारे लोगों को जिनको कैपिटल मिल भी गया दे डोंट नो हाउ टू यूज द लोन फॉर देयर बेनिफिट। अब उनका सजेशन है मुद्रा 2.0 के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या सजेशन है, और ये में भी ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट को और मुद्रा पॉलिसी को बेहतर करने के लिए एक सजेशन बहुत सही है। तो पहला है कि रीच बढ़ाना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि रूरल इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी है इस चीज़ का। जो टॉप के लास्ट के 300 डिस्ट्रिक्ट है वो मोस्टली रूरल इंडिया के थे और रिमोट इंडिया के थे। तो रीच का जो सेंटर है फोकस ऑन स्पेशली ऑन रूरल इंडिया एंड रिमोट रीजन्स। तो इससे क्या होगा, जो पैसा का एक्सेस है वो बढ़ पाएगा जो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर जहां पे प्रोमिनेंट बिजनेस सेंटर्स हैं प्रोडक्शन के, वहां पे सेंटर ऑफ नॉलेज क्रिएट किया जाए जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी, मार्केट अवेयरनेस, बिजनेस नॉलेज ये सब इम्पार्ट किया जाए टू द लोनी जिसने लोन लिया है। और इससे क्या होगा, दे वुड नो फ्यू थिंग्स, मे बी अपने स्किल में जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं दे हैव द नॉलेज फॉर प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स, बट बिजनेस का भी एक नॉलेज होता है और फाइनेंशियल नॉलेज भी होता है, सो दैट दे कैन इंप्रूव अपॉन द कैपिटल दे गेन फ्रॉम दिस स्कीम। और इससे ये होगा कि दे कैन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी ऑफ गुड एंड सेल विद बेटर प्राइस, विद बेटर मार्केट एक्सेस। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उनका इंप्रूवमेंट स्किल इम्पार्टमेंट के बाद दे कैन गेन मच वाइडर इनकम एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब उनका एक टेक्निकल सजेशन है कि देयर शुड बी अ डेटा एनालिटिकल टूल
टू एनालाइज द लोनीज जो उनको लोन मिला है और उनका बिजनेस एंटरप्राइज इवेल्युएट करने का उनको डेटा से वी कैन इवेल्युएट या फिर एंटरप्राइज कैन इवेल्युएट इटसेल्फ कि हाउ गुड दे आर परफॉर्मिंग. उसके बाद बेनिफिशियरी ट्रैकिंग, हाउ दे आर रीपेइंग देयर लोन्स और हाउ दे कैन बेसिकली लिटरेट कितना हो गया और कितना इंप्रूव हो रहा है आफ्टर इम्पार्टिंग द नॉलेज. और ही हैज सजेस्टेड कि क्रिएटिंग ए रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मॉड्यूल सो दैट पहला है कि बिजनेस का ट्रैक कितना सेल्स हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, लोन का जो अमाउंट है कितना प्रोडक्टिव बना रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद लोन ट्रैकिंग, जो फंड मिला है उसको ट्रैक कर रहे हैं और इवेंचुअली ये ट्रैकिंग से ये होगा कि और कोई इंप्रूवमेंट और कोई नॉलेज इम्पार्ट करना है टू इम्प्रूव अपॉन द बिजनेस कैपेसिटी ऑफ दीज स्मॉल एंटरप्राइजेस. इससे बेनिफिट ये होगा दे कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में उन पे गवर्नमेंट पे रिलायंस फॉर देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ कम होगा, सो दैट जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का जो प्रॉब्लम था हम लोग के इकोनॉमी में और ओवरऑल कंट्री में, उससे हम लोग वीन अवे हो पाएंगे, सो दैट every person participates in the economy and earns his or her livelihood. That's all for today. Thank you very much.